नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक हाय हाय भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आध्यात्मिक उपाय ऑनलाइन फेलोशिप पुणे का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय है दोस्तों, जीने का आनंद, जॉय ऑफ लिविंग, ये भी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है हम जैसे शराबियों के लिए, जो ऐसी दुख भरी जिंदगी जीकर आए हैं दोस्तों, कि उस जिंदगी में कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों, कि हमें हंसने का, मौज करने का, दूसरों के लिए काम आने का कभी मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, शराबीपन मैंने अपने घर में ही देख चुका था और इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से वो सब चीजें मैंने अनुभव की थी कि एक शराबी कैसे खुद भी बर्बाद होता है और कैसे अपने परिवार को बर्बाद करता है। जिस घर में शराब होती है दोस्तों, कैसे उस घर का सुख, चैन, आनंद सब छीन जाता है। ये मैंने बचपन से ही अनुभव किया था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मेरी जिंदगी में शराब आई। कॉलेज में जाने तक मैंने शराब नहीं पी दोस्तों, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद पहली बार मेरी जिंदगी में शराब आई। एक दोस्त के घर में एक छोटा सा फंक्शन था और वहां उन 3-4 दोस्तों ने मिलके शराब लाई थी। बचपन से ही मैंने शराब का मजा लेते हुए भी लोगों को देखा था। होली, पोला, 31st या फिर और भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होते थे, शादी ब्याह है, बर्थडे है, तो ऐसे वक्त मैंने लोगों को दारू पी के मजा लेते हुए देखा था दोस्तों। तो एक बचपन से ही शराब के प्रति एक आकर्षण रहा। जहां मैंने एक तरफ दारू की बर्बादी देखी थी, वो भी अपने खुद के घर में, और बाहर भी देखी थी। बाहर भी लोगों को मैंने मरते और बर्बाद होते हुए देखा था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, मैंने दारू पी के लोगों को मजा करते हुए भी देखा था। और शायद वही जो एक चीज थी वो मेरे मन में रह गई कि दारू पी के सिर्फ बर्बादी नहीं होते, लोग दारू पी के मजा भी करते हैं। खैर, जब वो पहली बार शराब मेरे सामने में आई और दोस्तों मैंने बिल्कुल बगैर तनाव के, बगैर किसी टेंशन के वो जो शराब पी, तो सिर्फ मजे के लिए ही पी थी। तो पहली बार जब पी थी वो कुछ लगा नहीं उतना, बस एक फीलिंग आई कि यार चलो 4 लोगों के साथ में अपन ने पहली बार शराब पी है। बाकी उसका ना तो मुझे स्वाद समझा, ना कोई आनंद की झलक मिली, ना कुछ। मगर उसके कुछ ही दिनों के बाद में होली का त्योहार आने वाला था। तो उन्हीं दोस्तों ने बोले, अरे आना, बोले हमारी तरफ में, बढ़िया मजा करेंगे। और मैंने बचपन से ही वो चीजें देखी थी दोस्तों, की होली के वक्त कैसे लोग शराब पी के कलर खेल रहे, रंग खेल रहे, बढ़िया मजा ले रहे। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा था कि जो कभी पीते नहीं थे, मगर होली के दिन उनको भी मैंने दारू पी के डोलते हुए देखता था। तो वो भी एक आकर्षण था कि चलो यार होली है तो दारू पी के मजा लिया जा सकता है। यानी शराब और मजा, ये दोनों मुझे ऐसा लगता था कि दोनों मिले जुले हुए। लेकिन दोस्तों, वो जो मेरी जिंदगी की पहली होली थी, उसने बता दिया कि मैं शराब पीने के लायक इंसान नहीं हूँ। मैं शराब में जो मजा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो दरअसल ये जो शराब है वो मुझे मजा नहीं देने वाली, ये मेरी जिंदगी में बर्बादियों का सैलाब लेके आने वाली है। लेकिन दोस्तों हम शराबी लोग मानते कहाँ है? ये तो ए में आने के बाद पता चला कि हमारी पर्सनैलिटी ने ही हमको शराबी बनाया। ईगोइस्ट पर्सनैलिटी, अंदर से कूट कूट के घमंड भरा हुआ। आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। यानी जिन लोगों की जिंदगी में शराब पी के बर्बादियां हुई, चाहे वो मेरे घर के लोग ही क्यों ना हो, लेकिन अपना तो अलग है बॉस, अपन बाकी के लोगों के जैसे नहीं है। यही जो चीज है दोस्तों, हमको बार बार गलतियां करने लगाती है। हम अपनी गलतियों से सबक लेते नहीं और फिर कभी ना खत्म होने वाली बर्बादी में झोंक दिए जाते हैं। तो मेरे भी साथ में वही हुआ। पहली होली में कितने प्रकार की मैंने शराब पी, कितनी शराब पी, आज भी याद नहीं है। बस याद है जब मेरी नशा फटी और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा दोस्तों कि मैं किसी अनजान व्यक्ति के घर में खटिया पे पड़ा हूँ। उसके आसपास के लोग मुझे घूर रहे और मेरे जो दोस्त थे जिनके लिए मैं पीने के लिए गया था, वो उनको समझा रहे थे, अरे कभी कभी पीता है बोले, हमेशा नहीं पीता बोले, थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन मुझे इतना कटे जैसा लग रहा था क्योंकि मैं एजुकेशन ले रहा था और मैंने कम उम्र में अपना अच्छा नाम बनाया था। लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे कि देखो यार, इसके घर की परिस्थितियां बड़ी खराब है, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, अच्छा मेरा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट रहा था। कम उम्र में मैंने अच्छा नाम कमाया था। तो मुझे खुद से ही दोस्तों बहुत ग्लानि हुई कि यार अपन ने कुछ गलत किया। लेकिन जो एक भावना रहती है ना दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में हम लोग शराबी नॉर्मल हो जाते हैं और फिर ईगो उछाल मारता है, अरे कुछ नहीं हुआ, होता है, कभी कभार हो जाता है, वो अपन ने थोड़ी सी ज्यादा ली है ना, इसलिए वैसा हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। ये जो विचार है दोस्तों, ये हमको हमारी गलती मानने ही नहीं देता। हमारा जो घमंड है वो इतना एक्सपर्ट रहता है सेल्फ जस्टिफिकेशन के मामले में, खुद को कैसी खुद की गलतियों का समर्थन करे, सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करने देता। यही चीज मेरे साथ में हुई। बाद में मेरे ही इलाके में एक दोस्त का चाय और पान का ठेला था। रोज वो रात को एक दरवाजा शटर लगा के शराब पीते थे, तो वह गाना सुनते सुनते मेरी शराब रोज उनके साथ चालू हुई। मैं भी गाने का शौकीन था और बड़ा मजा आता था मुझे गाने सुनना। तो वो गाने गाना और सुनना एक बहाना हो गया। रोज मेरी वो शराब की बैठक मेरे दोस्त के साथ में शुरू हो गई। आज वो मेरे दोस्त जिंदा नहीं है, 6-7 साल या 7-8 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है। और आज भी याद है कि जब हम दोनों शराब पीने बैठते थे तो उसकी एक आदत थी कि वो एक ही पैक पीता था और शटर बंद करने के बाद में फिर कहीं बाहर और दूसरा पैक लेने जाता था। तो उसकी देखा देखी जब मुझे मजा आने लग गया था। शराब का सुरूर जो है, शराब पीने के बाद में ऐसा फीलिंग्स आती थी, यार कुछ अजीब ही दुनिया में है अपन, हाथ पांव हवा में तैर रहे, खाना बढ़िया हो रहा है, रात को नींद अच्छी आ रही है। तो ये जो फीलिंग थी ये मैं और ज्यादा पाना चाहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी और ज्यादा ले लिए तो और अच्छी फीलिंग आएगी और अच्छा आनंद आएगा। और जब मेरा वो दोस्त दूसरा पैक लेने जाता था तो मुझे लगता था कि यार ये पी सकता है तो मैं भी पी सकता हूँ। लेकिन कई बार शुरू में क्या हुआ कि जैसा दूसरा पैक मैं लेता था ना दोस्तों, तो वैसे ही मैं उल्टी कर देता था। आज वो मेरा दोस्त जिंदा नहीं है जिसने बोला था कि बोले यार तुझे नहीं भाती, बोले तू एक ही पैक पीते जा ना। लेकिन मेरे जैसा ईगोइस्ट इंसान कहाँ ये मानने वाला है? हार मानने वाली तो अपन बात ही नहीं है। भाई आगे वाला पचा सकता है तो मैं क्यों नहीं पचा सकता? और दोस्तों फिर 3-4 बार उल्टियां करने के बाद
मैंने अपनी कोशिश शुरू रखी और फिर वो दूसरा पैक पचाना भी मैंने शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि मेरा बेवड़ा बनने का जो सफर है वो वहां से शुरू हो गया। फिर तो धीरे धीरे कैसे मैं शराब का आदी बन गया। रोज मुझे शराब लगने लगी। जिस दिन शराब नहीं मिलती थी तो ऐसा लगता था कुछ अधूरा अधूरा रह गया है। खाना बराबर नहीं हो रहा, नींद बराबर नहीं हो रही। तो फिर किसी दिन वो दोस्त नहीं मिला शराब पीने और साथ में पीने के लिए, पिलाने के लिए। तो फिर मैं अकेले ही दारू के अड्डों पे जाके पीने लग गया। पैसे नहीं रहे तो फिर उसके लिए झूठ बोलना, थोड़ी बहुत हेरा फेरी करना। मैं अर्निंग और लर्निंग कर रहा था उस वक्त, पढ़ाई भी शुरू थी और कई काम भी कर लेता था। तो एक टेलीफोन बूथ पे मैं जॉब करता था, तो वहीं पे मैंने फिर 10-20 रुपए रात को शराब पीने के लिए हेरा फेरी भी करनी शुरू कर दी थी। मैंने देखिए कि शराब ने मेरी जिंदगी में नैतिकता का अधपतन भी शुरू कर दिया था। झूठ बोलना, किसी के पीछे पड़ना, हेरा फेरी करना, ये चालू हो गए। अच्छा, घर में पिताजी शराबी, तो उनके प्रति एक जो खुन्नस और गुस्से की भावना थी, वो शराब मेरी जिंदगी में आने के बाद में फिर बिल्कुल उफान पे आ गई। और मैं फिर उनके साथ में पहले तो तू मैं आर्गुमेंट, सारा उनका इतिहास निकालना, कैसे उन्होंने गलतियां किए वो उनको बताने की कोशिश करना। और फिर जब वो भी उलझने लगते थे तो फिर वो धीरे धीरे वो जो तू मैं है वो गाली गलौच में बदल गई। तो शराब जो हम लोगों की जिंदगी में मजा और आनंद देने वाली थी, तो उसने तो धीरे धीरे घर में नरक का वातावरण बनाना शुरू कर दिया, दंगल शुरू हो जाती थी। और आज भी मैं वो दिन नहीं भूलूंगा जब मैं बहुत गुस्से में एक दिन अपने पिताजी पे मैंने हाथ भी उठा दिया था। तो कहा तो दोस्तों, मैं शराब में मजा ढूंढने के लिए गया था और शुरू शुरू में मुझे लगता भी था ये है लाइफ, सब कुछ गम दुनिया के भूल रहा आदमी, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, और बढ़िया दारू में आनंद आ रहा है अपने को। अच्छा, मुझे गाने गाने का शौक था, तो मेरे जो साथ के जो पढ़ाई करने वाले जो दोस्त थे या और भी एरिया के कुछ लोग थे, तो उनको मालूम था कि अब इसको थोड़ी पिला दो और बढ़िया अपना टाइम पास कर लो। तो शराब लाते थे वो लोग और मुझे शराब पिला देते थे और फिर बाद में मैं उनका फुल टाइम मनोरंजन करने लग जाता था। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं जिस जिंदगी को ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत मजे में कट रही है, आनंद में कट रही है, लेकिन ये असल में कोई जीने का आनंद है ही नहीं। असली मजा ये इस लाइफ में है ही नहीं, क्योंकि ये जो जिस आनंद और खुशी की तलाश में मैं निकला था कि शराब में मुझे वो आनंद और खुशी मिल रही है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट जो मेरी जिंदगी में हो रहे थे तो वो तो डराने वाले थे, लेकिन मैं उनकी तरफ देखने के लिए ही तैयार नहीं था। जो शराब का हल्का नशा सुरूर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा स्वर्ग का आनंद दे रहा है, लेकिन उसके बदले में कितनी कीमत मैं चुका रहा हूँ, वो कीमत मैं देखना ही नहीं चाहता था कि कितना मैं लॉस में जा रहा हूँ। जो मैंने एक इमेज अपनी बनाई थी, अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, एक्टिव लड़का, 4 लोगों में मेरी बैठक थी, मेरी इज्जत थी, वो धीरे धीरे खराब हो रही है। लोग मेरे से परेशान हो रहे हैं, लोग मेरे से भाग रहे हैं। अरे ये आ गया अभी, अब ये फिर पैसे मांगेगा दारू के लिए। मैं दारू का शौक रखने वाले ऐसे लोगों के साथ में मेरी बैठकें शुरू हो गई, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू हो गया कि जो बिल्कुल मैं उनके साथ में बैठने का, वो मेरे साथ में बैठने के लायक नहीं थे। लेकिन मैं शराब के लिए दोस्तों ऐसे कैसे भी लोगों के साथ में रहने लगा। घर कैसा चल रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी शराबी थे, तो उनकी नौकरी चली गई थी, वो बीमार रहा करते थे, तो घर का सारा जिम्मा कहीं तो भी माँ उठा रही थी। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अभी जवान हो रहा हूँ तो घर का बोझ लूं, घर के बारे में मैं सोचूं, लेकिन
अंदर के जो स्वार्थीपन ने और मेरे अंदर के आत्मकेंद्रितता ने बिल्कुल बाकी किसी के बारे में सोचने के लिए मुझे मौका ही नहीं दिया। घर कैसा चल रहा, घर के लोग कैसे जी रहे, मेरे शराबीपन से कुछ लोग किसी को परेशानी हो रही क्या, तो ये मैं जानने के लिए ही तैयार नहीं। तो दोस्तों आज मुझे वो दिन याद आते हैं कि मेरे घर के लोगों ने, छोटा सा परिवार, मुझे ना भाई ना बहन, मैं अकेला लड़का, और घर में पिताजी और माँ, लेकिन इतना छोटा सा परिवार भी दोस्तों पूरी तरीके से हमेशा तनाव में और हमेशा मुश्किलों में। पहले तो मेरे पिताजी के शराबीपन की वजह से ये हालात हुए, और उसमें और मैंने जोड़ दी अपनी शराब, तो और घर के हाल बेहाल हो गए। तो आज मैं उन दिनों को याद करता हूँ दोस्तों कि मैं तो अपने मजे के लिए और आनंद के लिए शराब पी रहा था, जो कि असल में मिल भी नहीं रहा था। पता भी नहीं चल रहा था कि मैं कैसे शराब का गुलाम बनते जा रहा हूँ। हर चीज में मुझे शराब लग रही है, लेकिन इसके बदले में मेरे परिवार को क्या मिल रहा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों जब बिग बुक पढ़नी शुरू की, और उसमें जो वाक्य लिखा है कि हम लोगों की बर्बादी की जो जड़ है वो है दोस्तों हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्मकेंद्रितता, यानी सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस। और उसके ठीक नीचे में लिखा है दोस्तों कि मेरे जैसे शराबी ने जितनी जल्दी हो सके इस स्वार्थीपन से छुटकारा पाना चाहिए। आज मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि जब मेरी घर की परिस्थितियां खराब थी, मैं अपने घर में खुद दारू की बर्बादी झेल चुका था, तो फिर मैं शराब क्यों पिया। सीधी बात है दोस्तों, अपने स्वार्थीपन के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने शराब पी। मेरे दारू पीने से मेरे माँ बाप को कोई खुशी नहीं मिल रही थी, मेरे घर में कोई मजा नहीं आ रहा था। तो मेरी जिंदगी में जो शराब आई तो वो उसमें मेरे पूरी तरीके से मेरा अपना स्वार्थ था, और उसी स्वार्थीपन ने तो दोस्तों मेरा नुकसान कर दिया। तो ये चीजें दोस्तों आज ए में आने के बाद में समझ में आती है कि मैं जिस शराब में खुशी आनंद तलाश रहा था, वो अगर खुशी और आनंद शुरू में मैंने लिया भी है, तो लेकिन उसके बदले में कितनी ज्यादा मुझे कीमत चुकानी पड़ी। मैंने अपने चरित्र को खोया, मेरा जो रेपुटेशन था वो सारा तार-तार हो गया। धीरे धीरे लोग जब मुझे देखा उन्होंने कि ये तो मानने से भी समझ नहीं रहा, तो उन्होंने मेरे से दूर होना ही अच्छा समझा। मैं सोसाइटी से धीरे धीरे कटने लगा। मेरे अच्छे अच्छे जो दोस्त थे मुझे समझाने वाले, वो मेरे से दूर हो गए। मैं बिल्कुल 24 घंटे का शराबी हो जाने की वजह से मेरी शारीरिक हालत खराब हो गई। जब मैं ए में आया दोस्तों तो मेरा 35 किलो का वजन था, पेट और पीठ एक हो गई थी। काम धंधा, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया, लेकिन वहां भी मैं दारू की बोतल लेकर चले गया, तो जिसकी वजह से वो प्रोफेशन दोस्तों शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। यानी जिस माँ ने मुझे बड़ी मेहनत से बहुत दिक्कतों से पढ़ाई लिखाई करवाया था कि मैं उसके दिन निकालूंगा, उसने पहले ही मेरे पिताजी का शराबीपन झेल दिया था। लेकिन जब दोस्तों उसकी उम्मीद नाउम्मीद में बदल गई, तो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे उसके मानसिक हालात रहे होंगे। आज भी याद है दोस्तों कि शाम को मैं एक अड्डे पर शराब पीते हुए बैठता था, और उसी रास्ते से मेरी माँ काम पर से आकर जाती थी। मुझे नहीं पता था, मैं तो शराब के नशे में होता था, तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो वहां से गुजर रही थी, तो उसने ऐसे दोनों उंगलियां दोस्तों मरोड़ के बोली कि मर बोले तेरी, यही तेरा घर है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को सही में कुछ तो भी संवेदनशीलता रहती तो दूसरे ही दिन शराब बंद कर दिया रहता। लेकिन दोस्तों सारी संवेदना जो है वो सब खो चुकी थी, और मैं ऐसे दारू के चक्कर में फंस गया था कि वो चीजें
अनुभव ही नहीं हुई कि भाई मेरी माँ ने किस अंदर से तलतलाते हुए कितनी उसको पीड़ा हुई होगी ये बात बोलते हुए। तो मैंने उसको महसूस ही नहीं किया। मेरा पीना फिर शुरू ही रहा। सारे वो दिन जो मैं आज याद करता हूँ दोस्तों, तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते। और कभी कभी बहुत ग्लानि आती थी, सेल्फ पिटी में मैं चले जाता था। आत्मग्लानि होती थी कि यार मैं क्या कर रहा था, क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों अपने साथ में मैंने अपने परिवार के लोगों के भी अच्छे दिन जो थे, उनके अच्छे दिनों को मैंने तार तार कर दिया था। 2003 में जब मुझे टीबी हो गई थी और मैं पूरी तरीके से सूख गया था, हड्डियों का ढांचा बन गया था, तो वही मेरे पिताजी जिनकी मैं खुन्नस रखता था, वो दोस्तों जब मैं 1-1.5 महीना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वहाँ मेरी सेवा कर रहे थे वो। और बड़ी खराब परिस्थितियां मेरे परिवार ने उस वक्त निकाली। लेकिन दोस्तों कितना यानी हम इस शराब के मामले में पागल हो जाते हैं, और कितनी ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज है कि मैं 11 महीने में बेड पे रहा। चलने के लिए मुझे बैसाखियां लग गई, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों शराब से मेरा मोह भंग नहीं हुआ। 11 महीने के बाद में जब मैं दुरुस्त हुआ, फिर एक बार शराब सामने में आई, तो वही मैं जो बिस्तर पे लेटे लेटे मैं विचार करता था कि अब इसके बाद शराब नहीं पिएंगे, यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पता नहीं उस शराब में क्या मजा था, क्या वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर में बैठ गया था कि शराब मुझे बिल्कुल हर गम से रिलीव कर देंगी, मेरी जिंदगी में खुशी ला देंगी। लेकिन जो बर्बादी मेरी जिंदगी में वो शराब ने लाई थी, मैं मरते मरते बचा था। मेरी वजह से मेरे परिवार को तकलीफें हुई थी, खुद मुझे काफी तकलीफें उस बीमारी के दौरान हुई थी। मैं बैसाखियां लगा के मैंने चलना सीखा था, सब मैं भूल गया। और 11 महीने के बाद में दोस्तों फिर दोबारा जिंदगी में शराब आ गई। ना 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 बोलते बोलते मैंने फिर 11 महीने के बाद शराब ले ली। तो मैं शराब की तरफ में जा क्यों रहा था? तो दोस्तों हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हिस्ट्री में बहुत सम्मान के साथ में हम उनका नाम लेते हैं। बहुत ही जाने माने वो साइकेट्रिक थे, डॉक्टर कार्ल यूंग। उस डॉक्टर को भी दोस्तों रोलैंड एच नाम के शराबी ने पूछा था कि ये ऐसा मेरे साथ में क्यों होता है, और उन्होंने जवाब दिया था दोस्तों कि हम जैसे शराबी पूरी तरीके से एक होपलेस किस्म के शराबी बन जाते हैं कि जिनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इतने हम शराब के आदी हो जाते हैं, और इससे बचने का, इससे निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है दोस्तों एक स्पिरिचुअल वे, साइकिक चेंज। हमारे अंदर में जब तक वो एक वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बोला गया है, जो बहुत ही जरूरी हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव हमारी जिंदगी में नहीं आता। स्पिरिचुअली हम लोग अंदर से जब तक बदलते नहीं, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आता, तो मेरे जैसा शराबी इस भयानक अल्कोहलिज्म से नहीं निकल सकता। तो काफी सालों के बाद में दोस्तों 1961 में बिल डब्ल्यू, जो हमारे को फाउंडर है, उन्होंने उनका ग्रेटिट्यूड अदा करने के लिए डॉक्टर कार्ल को लेटर लिखा था। और उस लेटर में वो चर्चाएं होती है दोस्तों कि कहीं तो भी हम जैसे शराबियों में, हम शराब की तरफ में क्यों जाते हैं, क्यों इतना आकर्षण रहता है हमारा। तो हम एक किसी न किसी तरीके का एक आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए, आनंद और खुशी अनुभव करने के लिए हम शराब की तरफ में जाते हैं। बार बार दोस्तों शराब हमारी पूरी तरीके से बर्बादी कर देती है। एक दिन पहले भी अगर जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अपमान और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे साथ में हुई हो, तो भी दोस्तों हम जब शराब सामने में आती है तो उसको ना नहीं बोल पाते। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? तो आध्यात्मिक तौर पे बोला जाता है कि एक प्रकार की आध्यात्मिक प्यास हमारे अंदर में होती है, और वो जो आध्यात्मिक प्यास है, हमको ऐसा लगता है कि वो शराब पीने से ही बुझेगी, हमको उससे आनंद मिलेगा।
हमको एक सुकून मिलेगा। और उस सुकून, प्रेम और आनंद की चाह में ही दोस्तों हम बार बार शराब की तरफ में जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त चाहे वो मिल भी जाता हो, लेकिन उसके बदले में जो कीमत हमको चुकानी पड़ती है उसकी तरफ में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम उस आनंद और खुशी की खोज में सब कुछ बर्बाद कर देते, सब कुछ नीलाम कर देते थे। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद यहाँ मुझे इन 12 कदमों के माध्यम से, ओल्ड टाइमरों के अनुभव से ये सीखने को मिला कि ये जो आनंद और ये जो खुशी मैं पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे शराब पीने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया में 40 लाख लोग इस बात के गवाह है दोस्तों कि वो बगैर शराब के भी जिंदगी को आनंदित रूप से जी सकते हैं, बशर्ते कि उनको अपना जो पुराना रवैया, पुराना जो एटीट्यूड है वो कहीं तो भी बदलना पड़ेगा। तो मेरे जैसे शराबी का दोस्तों ए में आने के बाद में सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होता है शराब के मामले में पूरी तरीके से 100% हार मानने से। जब तक मेरा मोह भंग नहीं होता कि ये जो शराब है ये मुझे आनंद दे रही है, आनंद दे सकती है, तब तक दोस्तों मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जब मेरे जैसे शराबी का शराब के मामले में पूरी तरीके से मोह भंग हो जाता है, जैसा कि हमारी एक ही भाषा में बोलते हैं कि शराब के मामले में हमारा घमंड पूरी तरीके से टूट जाता है और हम अपनी हदबलता स्वीकार कर लेते हैं, नहीं रे बाप, शराब कुछ मजा वजा दे नहीं रही, शराब कोई आनंद वानंद नहीं दे रही, ये मैं भ्रम में जी रहा हूँ, उल्टा ये सब कुछ बर्बाद कर रही है। अभी जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे पास में है ये भी ये छीन के लेके जाने वाली है। जब मैं ए में आया था दोस्तों तो बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर की परिस्थितियां खराब थी, एक एक रुपए के लिए मैं मोहताज था, 35 किलो का वजन जैसा मैंने बताया, पेट और पीठ एक, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, चक्कर आकर मैं गिरता था, व्यवसाय की हालत पूरी तरीके से खराब, 2003 की बीमारी के बाद में सोशल बॉयकॉट यानी सामाजिक बहिष्कार, पूरी तरीके से मैं अकेला। तो मेरे पास में था क्या? सिर्फ दोस्तों ये टूटा फूटा शरीर था और थोड़ा सा एक विलिंगनेस थी, थोड़ा सा मन काम कर रहा था, थोड़ा सा विचार कर रहा था कि नहीं अब ऐसे ही पीते रहेंगे ना तो मरना तय है। पर ऐसे में ही भगवान की कृपा हुई दोस्तों और मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से एक मैसेज मिला और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मैं आया। तो यहाँ मुझे सबसे पहली बात बोली कि भाई ये जो शराब के मामले में मैंने धारणा बना के रखी है कि शराब मेरी मुश्किलों को आसान कर देंगी, मेरी समस्याओं से मुझे निकाल देंगी, शराब में आनंद है, शराब में मजा है, ये धारणा सबसे पहले तोड़नी पड़ेगी, उससे पहले निकलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि शराब ने कैसी मेरी जिंदगी की वाट लगाई है। तो जब मैंने वो अनुभव किया दोस्तों तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो शराब के मामले में हार मानना पड़ेगा, तभी मैं अपनी यहाँ से एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। ए में आने के बाद में दोस्तों मैं शराब से तो दूर हुआ, धीरे धीरे एक एक दिन के आधार पे जैसे जैसे मैं शराब से दूर होते गया तो मैंने देखा दोस्तों कि मेरी जिंदगी में शराब की तो दूरी बढ़ रही है। और मेरे साथ में एक बहुत अच्छी बात हुई कि बहुत जल्दी मैं ए की सर्विस में आया और वो जो ए की सर्विस थी, कैरिंग द मैसेज, सेवा के मामले में जो भी काम ए में मुझे मिलता है, चाहे वो ग्रुप सर्विस से लेके तो 12 स्टेपिंग से लेके तो जो भी काम मुझे ए में मिलते गए वो सारे काम मैं धीरे धीरे करते गया। तो ये जो चीज थी ये मेरे स्वार्थीपन से कैसे मुझे बाहर निकालते गई, कैसे मैं दूसरों के बारे में सोचते गया, ये मुझे खुद को भी पता नहीं चला। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा थी दोस्तों कि जिसने मुझे मेरे सेल्फिशनेस से बाहर निकाला, मेरे सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकाला। मुझे नहीं पता चल रहा था कि
ये इसी को सेवा कहते हैं, इसी को अपने आप से बाहर निकलना कहते हैं। कहीं तो भी मैं दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये मुझे उस वक्त नहीं समझ में आया, लेकिन उसका फायदा जो मिल रहा था वो दोस्तों शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम दोनों दोस्त जब मीटिंग के लिए निकलते थे तो पैदल पैदल ही मीटिंग के लिए निकलते थे। एक तो हमारे पास में कोई गाड़ी कोई व्हीकल नहीं था, और दूसरी बात थी कि 15-20 मिनट के अंतर पे ही पैदल अंतर पे ही मीटिंग थी। तो जब हम निकलते थे दोस्तों तो हम साथ में और भी हमारी जो जान पहचान के लोग हैं उनको भी मैसेज देके उनको भी साथ में लेके निकलते थे। तो ये हमारा एक क्रम बन गया कि लोगों को मैसेज देने का, जो भी अपने परिचित है, और उनको एक ही मीटिंग में लाने का। अब उसमें से कुछ लोग सोबर होते थे और कुछ लोग सोबर नहीं हो पाते थे, तो उसके बदले में गालियां भी मिलती थी। लेकिन जो सोबर होते थे तो उनको सोबर होता हुआ देख के, उनकी जिंदगी अच्छी होती हुई देख के दोस्तों हमको अंदर से खुशी मिलने लग जाती थी। ऐसा लगता था कि यार चलो अपन किसी न किसी के काम आ रहे हैं। एक जमाने में जिनको घोषित कर दिया था कि ये जो बेवड़ा है ये किसी के काम का नहीं है, ये अगर कल मरे ना तो उसके बदले में आज मर जाए। तो ऐसा इंसान जो बिल्कुल निकम्मा घोषित हो गया था, किसी के काम का नहीं है ऐसा घोषित हो गया था, तो हम लोग कहीं तो भी किसी के काम आ रहे थे। जब किसी को मैसेज देकर मीटिंग में ला रहे हैं और वो सोबर हो रहा है, उसकी जिंदगी अच्छी हो रही है, तो अंदर से जो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक जो चित्त शांति बढ़ती है, तो उसको हम शब्दों में ही बयान नहीं कर सकते दोस्तों। और ये जो चीज मैंने पाई, तो दोस्तों ये जो असली आनंद था, ये जो जीने का आनंद था, इसको पाने की मेरे में एक ललक लग गई। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं ग्रुप की सर्विस में आया, ग्रुप की चेयरमैनशिप मिली, बाद में मैं इंटर ग्रुप में भी काम करना शुरू किया, और लगातार मैं एक ही सर्विस में लगे रहा। तो ये जो एक ही सेवा थी, इस सेवा की वजह से मुझे कम से कम सोबराइटी मिली, यानी दारू की दूरी। लेकिन अभी भी दोस्तों जो वास्तविक जो जीने का आनंद है उससे कहीं तो भी मैं दूर था। उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था दोस्तों मेरा एटीट्यूड, मेरा स्वभाव। इसमें कोई बदलाव नहीं था। जो भी मैं ए में सेवा कर रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा सा सुकून मुझे मिल रहा था, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। लेकिन मेरा जो अपना स्वभाव था, उस स्वभाव में बदलाव नहीं आने की वजह से ये जो समाधान है, ये जो सेटिस्फेक्शन है, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं था। शराब से दूर था, अच्छा नाम कमा रहा था। एक जमाने में बोल रहे थे कि देखो यार ये शराबी आदमी है, इसके साथ में रहा मत करो। और अब क्या हो रहा था कि अब लोगों की नजरों में मुझे और सम्मान मिल रहा था कि देखो एक जमाने में ये शराब पीता था और आज लोगों की शराब बंद कर रहा है, लोगों की शराब छुड़वा रहा है। तो ए के अंदर में भी नाम कमा रहा था, ए के बाहर में भी लोगों का सम्मान पा रहा था। और मुझे लग रहा था कि बस यही प्रोग्राम है, खुद भी शराब से दूर रहो और अन्य शराबियों की मदद करो। और मजा तो आ ही रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे अपने स्वभाव में बदलाव नहीं होने की वजह से जो चीजें मैं कमा रहा था ए में सेवा करके, वही चीजें दोस्तों कहीं तो भी अपने स्वभाव की वजह से उसको मैं गंवा रहा था। जैसा कि मेरा ईगोइस्ट नेचर, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आया था। किसी ने भी मन के खिलाफ में अगर कुछ किया तो फिर उसके प्रति खुन्नस पालना, गुस्सा आना, अगर आगे वाला बढ़ता हुआ दिखता है तो उसके बारे में मन में जलन पैदा होना। तो ये जो चीजें थी, ये मेरी जिंदगी में कहीं तो भी सही मायने में जो एक जीने का आनंद जो मैं लेना चाहता था, उसमें बहुत बड़ी रुकावट थी। एक ही अच्छी सर्विस करने के बाद में भी मुझे समाधान नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार दोस्तों जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हर मीटिंग में ओल्ड टाइमर गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि भाई सिर्फ शराब से दूरी सफिशिएंट नहीं है, आपको अपनी हाउस क्लीनिंग करनी
पड़ेंगी, अपनी घर की सफाई करनी पड़ेगी, अपने आप को जानना पड़ेगा कि कौन है वो मेरी खुशियों में रुकावट, खुशियों में खलल डालने वाली चीज है, क्या है मेरी बर्बादी के कारण। आज हम शराब से दूर है, लेकिन ये जो शराब की दूरी है परमानेंट नहीं है, क्योंकि लिकर इज ओनली सिम्टम, यानी शराब सिर्फ एक सिंबल है, एक लक्षण है। वी हैव टू गेट डाउन दैट कॉजेज एंड कंडीशन, यानी हमको उन कारणों, उन परिस्थितियों का पता करना पड़ेगा कि जो हमको फिर दोबारा शराब की तरफ में लेके जा सकती है। और दूसरी बात कि हमारी अच्छी खासी जो जिंदगी है उसमें तनाव और डर पैदा करने का काम कर सकती है। तो वो तो थी दोस्तों मेरा अपना स्वभाव, मेरी पर्सनैलिटी। भाई मैं जिस प्रॉब्लम के लिए ए में आया था वो तो हल हो गया था। हल हो गया था मतलब शराब से मैं दूर हो गया था, लेकिन जिंदगी में आनंद नहीं था, जिंदगी में खुशी नहीं थी। और अगर मेरे जैसा शराबी अगर खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, तो फिर दोबारा शराब पीने के चांसेस है। आज कहीं तो भी दोस्तों एक ए मेंबर होने के नाते मुझे ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ता है कि मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी समस्या शराब की, जो मुझे मौत के घाट में उतार रही थी, वो आज दूर हो गई है, तो फिर आज मैं खुश क्यों नहीं हूं, मैं आनंदित हूं क्या? ये मुझे अपने आप से सवाल करना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं शराब से दूर हूं, एक अच्छी जिंदगी जीने की मैं बात बोल रहा हूं, तो फिर मेरे चेहरे पे 12 बजे क्यों है? मैं हमेशा क्यों परेशान रहता हूं, क्यों अपना दुखड़ा रोते रहता हूं? क्या कारण है? मेरी जिंदगी में समस्याएं है, ये कोई कारण नहीं है दोस्तों मेरे दुखी होने का। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम पे आने के बाद में समझ में आया। क्योंकि शराब बंद करने के बाद में ऐसा नहीं होने वाला कि मेरी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है। जो शराब नहीं पीता उसकी जिंदगी में भी समस्या है, और जो शराब पीता है उसकी जिंदगी में तो रहने वाली है। तो दोस्तों असल वजह जो है, असल वजह मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने समझाया, मेरे स्पॉन्सर ने, मार्गदर्शक ने समझाया कि जब तक तुम अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं करोगे, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी, तब तक दोस्तों मेरी जिंदगी में जो सही आनंद है, असली आनंद है, असली जो मजा है, वो नहीं आने वाला। जब तक मेरे लोगों के प्रति, भगवान के प्रति, जिंदगी के प्रति एटीट्यूड में, विचारधारा में, सोच में परिवर्तन नहीं आने वाला, तब तक दोस्तों मैं कभी भी अपने आप को खुश और आनंदित नहीं पा पाऊंगा, और मेरी जो शराब की दूरी है वो भी कभी परमानेंट नहीं बन पाएंगी। और इसीलिए दोस्तों पहले कदम के बाद दूसरे कदम से लेकर के 9वें कदम तक, वो जो 9 कदम है दोस्तों, ये 2 से लेकर जो 9 कदम है, इन 2 से लेकर 9 कदम पे मुझे रिगरसली काम करना पड़ता है अपने आप के ऊपर। और जब मैं ये करता हूँ दोस्तों, तो 9वें कदम के बाद 12 प्रॉमिसेस ए करती हूँ कि अगर आपने इन कदमों को आधे अधूरे भी दूरी तक भी अगर तय की, थोड़ी बहुत भी इन कदमों को लेने की प्रैक्टिस की, तो आपकी जिंदगी में, आपके आउटलुक में पूरी तरीके से एक बदलाव आएगा, जो दोस्तों आज मैं अनुभव करता हूँ। जब मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान था जब एएमए में आया था, और किसी भी ईश्वर, उच्च शक्ति ऐसी संकल्पना पे मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन मुझे एएमए आने के बाद में अपने इस एटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ा, इस सोच में परिवर्तन लाना पड़ा। पहले मजबूरी में मैंने की, लेकिन आज मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आज मैं मानता हूँ दोस्तों कि मेरी जिंदगी में एक हायर पावर काम करता है। यही तो वजह है कि आज मैं एएमए हूँ, आज मैं शराब से दूर हूँ। कई अनगिनत लोगों को मैंने एक मैसेज दिया, वो सोबर नहीं हो पाए। मेरे एक लंगोटिया यार थे, 3 साल जाना आना किए उन्होंने, और आखिरकार दोस्तों उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही अनगिनत लोगों को मैंने मैसेज दिया, वो लोग एएमए आने के बाद में भी एएमए टिक नहीं पाए।
और फिर ऐसे तो कई लोग हैं कि जो ए के बारे में जानते भी नहीं। तो ये जो बात बोली जाती कि वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड, हम भगवान के चुने हुए लोग हैं, वो आज मुझे मानना पड़ता है। क्योंकि मेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है वो मैं बोल ही नहीं सकता कि अपनी बदौलत हुआ है। कहीं तो भी कोई तो भी पावर है जिसने मुझे दोस्तों वो सद्बुद्धि दी और मैं ये में आने के बाद में यहाँ टिक गया। आज वही पावर मेरी जिंदगी में काम करता है। मेरे जिंदगी में जो मजा है, जो आनंद है, उसके पीछे का जो स्रोत है दोस्तों, वो दोस्तों ये पावर है, ये हायर पावर की कंसेप्ट है। आज भी दोस्तों कभी मैं जब तनाव में रहता हूँ, कभी परेशानी में रहता हूँ, तो आज अल्कोहल की याद नहीं आती। जैसा बोलते हैं ना कि ए के प्रोग्राम को एक लाइन में अगर बोला जाए तो हमारी शराब पर की जो डिपेंडेंसी थी उससे शिफ्ट करके मेरी समझ की जो भी उच्च शक्ति या ईश्वर है उस पर शिफ्ट करने का ये प्रोग्राम है। तो पहले हर बात के लिए, गम हो या खुशी, दर्द हो या और भी कोई चीज, तो मैं शराब पे डिपेंड रहता था। लेकिन आज दोस्तों इस ए के प्रोग्राम ने मुझे सिखाया कि अपनी हर बात के लिए अपने हायर पावर पे डिपेंड हो जाइए। और जब मैं अपने हायर पावर पे डिपेंड होता हूँ तो दोस्तों तुरंत मैं स्वतंत्रता का अनुभव करता हूँ। तो आज मेरी जिंदगी में जब भी कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो दोस्तों मैं उस समस्या को, अगर वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं अगर उस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास दूसरा तीसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता कि मैं अपनी समझ के ईश्वर पे उसको सौंप दूं। और जैसे ही मैं सौंपता हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल मेरा मन जो है वो तनाव रहित हो जाता। मेरी जिंदगी से जो टेंशन है, जो भी परेशानी है, डर की भावना है, वो सब निकल जाती है। इन 13 सालों में मैंने अनगिनत अनुभव लिए दोस्तों कि जब मेरी जिंदगी में कई प्रकार की ऐसी भावनिक अस्थिरता आई, कई परेशानी आई, लेकिन जब जब दोस्तों मैंने तीसरे कदम पे मेरी समझ के ईश्वर पे ये सारी चीजें छोड़ी, सारी परेशानियां छोड़ी, तो तुरंत उसका नतीजा मिलता है दोस्तों। अभी इसी लॉकडाउन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, हेल्थ के प्रॉब्लम आए। अभी 2 महीना पहले मेरा 2 साल का लड़का है, काफी बीमार था वो, तो लगातार 14 दिन उसको हर 6-6 घंटे के बाद में बुखार आते थे। तो 2-4 दिन के बाद में हम भी घबरा गए थे। लेकिन इस लॉकडाउन में निरंतर मैंने ऑनलाइन मीटिंगें किया, चाहे परेशानियां कितनी भी रही, कुछ भी हो, लेकिन मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी और अपने ईश्वर पे भरोसा रखा। तो दोस्तों 14 दिन के बाद में मेरे लड़के की तबीयत ठीक हो गई। उसके सारे टेस्ट हमने कर लिए थे, डेंगू से लेके तो टाइफाइड से लेके तो कोरोना से लेके, तो हमने अपना भी कोरोना टेस्ट करवाया। लेकिन एक भरोसा रखे, तो जब हम ईश्वर पे, अपनी समझ की उच्च शक्ति पे श्रद्धा रखते हैं तो हम अंदर से हिलते नहीं। अब क्या होता दोस्तों, अगर मेरे अपने चेहरे के 12 बजे रहते, मैं अगर खुद परेशान होता, तो मेरा घर तो मेरे पे डिपेंड है, मैं घर का मुखिया हूँ। मैं अगर खुद परेशानी में रहूंगा तो मेरा घर भी परेशान रहेगा। तो आज मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि अगर कोई परेशानी है भी तो मैं उसको अपने ऊपर लूं। अगर उसका दिखावा करूंगा या जरूरत से ज्यादा उसका बखान करूंगा तो मैं अपने साथ में बाकी लोगों को भी परेशान कर सकता हूँ। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पावर है, ये कहाँ से मिला दोस्तों? ये इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की बदौलत। अपने स्पॉन्सर की मदद से जब मैंने इन 12 कदमों को जीने की कोशिश की तो वो इमोशनल सोबराइटी मुझे हासिल हुई। एक इस प्रोग्राम पे दोस्तों कई बार एक ही सर्विस में मेरे साथ में हादसे हुए। तो एक बार ऐसा ही 2-3 साल पहले हम बाइक से दोस्तों एक ए का प्रोग्राम अटेंड करने गए और अचानक दोस्तों क्या हुआ कि सवेरे सवेरे जब हम रोड से आ रहे थे तो एक कुत्ता हमारे गाड़ी के सामने में आ गया। तो जो ड्राइव कर रहे थे वो भी 6 महीने के सोबर थे और दोस्तों हम लोग बिल्कुल, गाड़ी नीचे गिर गई तो हम भी गिर गए। तो वो जो मेरे साथ वाले जो 6 महीने सोबर थे उनकी टांग ही टूट गई थी घुटने के पास से। लेकिन दोस्तों उस वक्त उस व्यक्ति को भी मैंने देखा कि वो एक ही प्रार्थना कर रहा था और फिर हमने भी लोगों को फोन करके बुलाया
और उस वक्त मेरी शर्ट और पैंट पूरी फट गई थी और 2-3 जगह मुझे खरोंचे आई थी। लेकिन दोस्तों मैंने सबको बोल दिया था कि कोई भी घर में फोन करके ना बोले, क्योंकि मैं चलता फिरता था, ठीक था। मुझे खरोंचे आई थी, मेरा शर्ट पैंट फटा था। मेरे से ज्यादा बुरी हालत मेरे साथ वाले की थी कि उसकी टांग टूट गई थी। उसको हमने एडमिट करवाया और चुपचाप मैं घर में आया, अपने किसी को भी ध्यान में न आए, अपने कपड़े बदले और फिर दूसरे तीसरे दिन उनको उस बात की खबर दी। जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में भी थोड़े खरोंचे है, पाँव में भी, पर मैंने नजर बचा के अपने कपड़े उतारे, उन कपड़ों को अलग जगह टांग भी दिया। सेम ऐसा ही इंसिडेंट और 2-4 महीने के बाद में हुआ, जब मैं एक ही मीटिंग करके आ रहा था। तब भी अचानक एक कुत्ता आगे में आ गया और रात का वक्त था। ये एक्सीडेंट मेरा सिंगल था, लेकिन इतना बड़ा और भयानक था, लेकिन भगवान ने तब भी बचाया। उस वक्त भी दोस्तों मैं बाइक जब मेरी गिरी तो कम से कम 10-15 फीट में ऐसा छाती के बल पे घसीटते हुए गया और तब भी मेरी शर्ट और पैंट फटी थी और मुझे खरोंचे आई थी। छाती चेस्ट का जो पेन है मेरा कम से कम 1-8 महीना चला था। लेकिन उस वक्त भी दोस्तों पता नहीं, देखिए इस प्रोग्राम और मेरे ईश्वर की ताकत, कि उस वक्त भी मैं गाड़ी चलाते हुए घर पे आया, चाहे मुझे कितना भी पेन हो रहा हो, और मैंने घर के लोगों को बताया नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा शर्ट पैंट फटा है, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। मैंने बराबर नजर बचा के अपने कपड़े उतारे और लपेट लुपेट के रख दिया और दूसरे कपड़े पहने। वो भी घटना मैंने 2-3 दिन के बाद में बताई। तो ये मैं कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर पाता हूँ। तो मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि खुद भी दुखी हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज के लिए, पूरी दुनिया को दुखी करना मेरा काम है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम दोस्तों इतना पावर आपके अंदर में भर सकता है कि आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। यही तो जॉय ऑफ लिविंग है दोस्तों, की परिस्थितियां कैसी भी रहे, हर परिस्थिति का मुकाबला करके अपनी भावनिक संयमशीलता, अपनी भावनिक स्थिरता को कायम रख के आप कैसे जी सकते हो। कल ही दोस्तों मेरा नेचुरल बर्थडे था और उसके पहले दोस्तों मुझे आदत नहीं थी कि बर्थडे में, अपने बर्थडे नेचुरल बर्थडे में केक लाए या फिर उसको सेलिब्रेट करे। लेकिन अभी दोस्तों ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं केक लाऊं और सेलिब्रेट करूं, लेकिन मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, तो मैं अगर एक छोटा सा ये काम कर लेता हूँ तो इस छोटे से काम की वजह से घर के लोगों को खुशी और आनंद मिल सकता है और उसी आनंद में तो मुझे आनंद मिलेगा। हमेशा हमारी जो सोच होती है दोस्तों किसी भी प्रकार की खुशी और आनंद पाने की, तो वो हम बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भाई बाहर ले जाएंगे, होटल बुक करेंगे, होटल में खाना खाएंगे, हजारों रुपए लगेंगे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सीखने को मिला कि जिंदगी में मजा और आनंद ढूंढने के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं कम पैसे में भी अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ में मौज कर सकता हूँ। काफी दिनों से अभी इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से अपने परिवार को मैं कई बार ले नहीं गया था, लेकिन जैसा ही थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट मिली और कुछ जगह खुली तो बिल्कुल कोई बहुत बड़ा हमने अरेंजमेंट न करते हुए अपने परिवार को लेके दोस्तों, मैं शहर के ही एक तालाब में थोड़ा स्पॉट है वो घूमने लायक, हम वहां गए और बिल्कुल 200-400 रुपए में अच्छा एक 2-4 घंटे का एंजॉय करके हम लोग आए दोस्तों। तो आज दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरी जो सोच है, मेरी जो दृष्टिकोण है, उसमें बदलाव लाके रख दिया कि मुझे अगर जिंदगी में आनंद लेना है, मजा लेना है, तो वो उसमें पैसा हर बार मायने नहीं रखता। हाँ जरूर पैसा हमारी गरज है, बगैर पैसे के कुछ भी नहीं होता, लेकिन हर बात को मैं अगर पैसे से जोड़ूंगा तो दोस्तों फिर मुझे जिंदगी में एक सच्चा आनंद नहीं आने वाला। मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं कैसे दूसरों की जिंदगियों में आनंद भर सकूं। ये अगर मेरी देने की और उनके जिंदगी में आनंद कायम क्रिएट करने की अगर मेरी सोच है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे खर्चों से भी मैं
अपनी जिंदगी में अपने से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में आनंद और खुशी भर सकता हूँ। और मुझे दोस्तों ये पुरानी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि मैं अपने लिए जीऊं। जब मैं दूसरों को आनंद पहुंचाने के लिए जीता हूँ तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि मुझे बगे बेशकीमती ऐसा आनंद अपनी जिंदगी में मैं पाता हूँ, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिग बुक में दोस्तों 2 जगह हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने 4 डायमेंशन की बात की है, जिंदगी का चौथा आयाम। और उसमें बिल की स्टोरी में साफ तौर पे लिखा है दोस्तों, पेज नंबर 8 में इंग्लिश के, कि वो 4 डायमेंशन ऑफ लाइफ है क्या, जीवन का चौथा आयाम क्या है, जिसको स्पिरिचुअल आयाम बोलते हैं, आध्यात्मिक जो तत्व है वो। कि जब हम अनुभव करते हैं दोस्तों कि हमारी जिंदगी में हम एक पीस ऑफ माइंड को पा रहे हैं, मन की शांति को, हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में आ रहा है, खुशियां, और एक यूजफुलनेस की भावना, यानी किसी न किसी के काम आने की भावना, उपयोगिता की भावना। मुझे लगता है दोस्तों कि हर एक का मेंबर जो इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता है, इन 12 कदमों को प्रैक्टिस कर रहा है, वो जिंदगी के इस चौथे आयाम को जरूर अनुभव करता है। आज मैं बोलता हूँ दोस्तों कि मैं इन बातों को अनुभव करता हूँ, मेरा पीस ऑफ माइंड बढ़िया है, मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, और एक उपयोगी होने की भावना आज मेरे अंदर में है कि एक जमाने का निकम्मा और बेकार इंसान, घोषित इंसान, आज मैं किसी न किसी के काम में आ रहा हूँ, मेरे अनुभव किसी न किसी के काम में आ रहे हैं। और जब वो फीलिंग मैं महसूस करता हूँ अंदर से, तो ये जिंदगी का चौथा आयाम नहीं तो क्या है कि जिसको मैं फिजिकल सेंस से अनुभव नहीं कर सकता, सिर्फ स्पिरिचुअल ही इन चीजों को मैं अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो भावना है, ये जो अनुभूति है, ये हम में से हर इंसान ले सकता है। बस उसको अपने पुराने एटीट्यूड को त्यागना पड़ता है, एक नए एटीट्यूड के साथ में जिंदगी को जीना शुरू करना पड़ता है। जब मेरा जो ये पुराना रवैया, पुरानी सोच बदलती है दोस्तों, जिंदगी के प्रति, लोगों के प्रति, अपनी समझ के ईश्वर के प्रति, तो जिंदगी में सही मायने में एक जीने का आनंद आता है। जब हम दोस्तों अपनी खुशी के लिए न जीते हुए दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के आनंद के लिए जीना शुरू करते हैं, तो दूसरों के आनंद और दूसरे की खुशी में ही दोस्तों हमको ऐसी खुशी, ऐसा आनंद मिलता है, और लाइफ ऐसी हैप्पी, जॉयस और फ्री हो जाती है कि वो दोस्तों उसका कोई किसी बाजार में कोई मोलभाव नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए रहने के बाद में भी वो खुशी, आनंद आपको नहीं मिल सकता, जो कि बगैर किसी पैसे के भी ये आनंद हमारी जिंदगी में आ सकता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जो भी एक जॉय ऑफ लिविंग है, जो भी जीने का आनंद है, जैसा कि मैं उसको समझाऊं कि जितना मैं दूसरों के लिए सोचूंगा, जितना मैं दूसरों के लिए कैसे मैं उपयोगी बनूं, कैसे दूसरों की जिंदगियों में खुशी और आनंद भरने की मैं कोशिश करूं, जितना मेरे से हो सकता है, जितना अपने सेल्फिशनेस से मैं निकलूंगा, जितना अपने स्वार्थीपन से निकलूंगा, जितने घमंड को तोड़ूंगा अपने, जितना अपनी आत्मकेंद्रितता से निकलूंगा, उतना ही दोस्तों मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा